हेलो दोस्तों, मैं अंजलि यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कहा जाता है सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो इसी लाइन के साथ आज के अपने क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कामागाटामारू विवाद। तो चलिए देखते हैं कामागाटामारू विवाद, जो कि 1914 ईस्वी में हुआ था। इसके सेंस में आप देखेंगे कि जो कामागाटामारू है वो एक जापानी जहाज है। तो क्या है? जापानी जहाज है, जिसको पंजाब के गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। किससे लिया था? तो मिस्टर बूने से लिया था। मिस्टर बूने, जो कि हांगकांग के एक जर्मन शिपिंग एजेंट था। मिस्टर बूने, उसके जरिए उन्होंने कामागाटामारू को, जो कि यह जापानी जहाज़ था, उसको किराए पर लिया था। और ये सोचेंगे आप कि उस जहाज़ को उन्होंने किराए पर क्यों लिया? गुरुदत्त सिंह ये पंजाब के थे और इन्होंने कामागाटामारू जहाज़ को किराए पर क्यों लिया? तो ये मैं बता दूं कि 1911 में क्या होता है कि जो गुरुदत्त सिंह है वो हांगकांग पहुंचते हैं। ठीक है, हांगकांग में उस समय 150 सिख थे। कितने सिख थे? तो 150 सिख थे जो कनाडा जाना चाहते थे। लेकिन कनाडा सरकार क्या करती है कि उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा देती है जो भारत से सीधे कनाडा न आए हों। कनाडा सरकार क्या कर रही है कि उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने से प्रतिबंध लगा दिया है जो भारत से सीधे न आकर किसी और जगह से आ रहे हैं। तो इसी सेंस में घटना हो जाती है 1913 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1913 में घटना हो जाती है। उसमें क्या होता है कि कनाडा की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने एक निर्णय के तहत क्या करती है कि 35 भारतीयों को देश के भीतर घुसने का आदेश दे दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। अब इसी से क्या होता है कि गुरुदत्त सिंह जो होते हैं वो उत्साहित होते हैं और वो क्या करते हैं कि कामागाटामारू जहाज़ जो है उसको किराए पर लेते हैं और उसमें 376 यात्रियों को, कितने यात्रियों को, तो ये डाटा पूछा जाता है एग्जाम में, इसे ध्यान रखिएगा कि 376 यात्री थे। उनको उस जहाज़ पे वो बैठाते हैं और जिसमें से 376 में से 25 जो होते हैं वो मुस्लिम होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं? सिख होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। अब आप देखेंगे कि वो 376 यात्रियों को बिठाकर हांगकांग जो है वहाँ से वैंकूवर तट, कनाडा का जो वैंकूवर तट है वहाँ पर लेके पहुँचते हैं। हांगकांग से वैंकूवर तट के लिए क्या होते हैं? रवाना होते हैं। इसी में दो लोगों का नाम आता है, दो भारतीय थे, उनको भी आप ध्यान रखिएगा कि भगवान सिंह और बरकतुल्ला। भगवान सिंह, कौन कौन थे? भगवान सिंह थे और बरकतुल्ला थे। उन्होंने जहाज़ में ही जोशीला भाषण देना शुरू कर दिया और यात्रियों को भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ बगावत करने को कहा। और इसी तरह आप देखेंगे कि 23 मई 1914 ईस्वी को क्या होता है कि ये जहाज़ जो है कनाडा के वैंकूवर तट पे पहुंच जाती है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ की जो कनाडा के अधिकारी हैं वो जहाज़ उतरने की इजाज़त नहीं दी उन्होंने। और इस तरह से क्या होता है कि कनाडा में यात्रियों के अधिकारों से लड़ने हेतु हुसैन रहीम, इसको भी ध्यान रखिएगा आप, शोर कमेटी गठित हो रही है वहाँ पे, जो कनाडा में यात्रियों के अधिकारों से लड़ने हेतु हुसैन रहीम हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, बलवंत सिंह,
ये लोग क्या करते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा आप कि कनाडा में यात्रियों के अधिकारों से लड़ने हेतु हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक और बलवंत सिंह, इन तीनों ने मिलकर एक शोर कमेटी यानी कि तटीय कमेटी भी जिसको कहा जाता था उसको गठित किया। और अमेरिका में भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र एवं सोहन सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया। तो ये भी इनको आप ध्यान रखिएगा कि शोर कमेटी का गठन किसने किया था, तो हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह, इन्होंने शोर कमेटी या फिर तटीय कमेटी भी इसे कहा जाता है, इसको गठित किया। और अमेरिका में भगवान सिंह और बरकतुल्ला, जिन्होंने भाषण दिया था जहाज में ही, इन दोनों का भी नाम ध्यान रखिएगा। और रामचंद्र और सोहन सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया जाता है अमेरिका में। अब इस तरह से आप देखेंगे कनाडा सरकार ने इस जहाज को अपनी सीमा के बाहर कर दिया। कनाडा सरकार जो है वहाँ जो यात्री थे 376, उनको वहाँ बैठने नहीं, मतलब उतरने नहीं दिया, और इस तरह से उस जहाज को वापस लौट के आना पड़ा। भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दे दिया, और इस तरह से जो है वो जहाज जो है कामागाटा मारू वो कनाडा में नहीं उतरती है, कनाडा के तट पे नहीं उतरती है, और उसको ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि कलकत्ता लाने के लिए कहा। और जहाँ पे जहाज के बजबज में पहुँचने पर वहाँ के यात्री एवं पुलिस जो थे उनके मध्य झटपटें हुई, जिसमें 18 यात्री मारे जाते हैं और शेष जो 202 होते हैं वो जेल में डाल दिया जाता है उनको। तो यही इसकी स्टोरी है, इसको देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि कामागाटा मारू विवाद 1914। इसको पंजाब के भारतीय मूल के व्यापारी थे गुरदत्त सिंह, और जापान का ये जहाज़ था जिसको रेंट पे लिया था उन्होंने मिस्टर बूने के सहयोग से, ठीक है। और उसमें 376 यात्रियों को बिठा के कनाडा के वैंकूवर तट पे पहुंचते हैं। वहाँ से क्या होता है कि फिर ब्रिटिश सरकार जो कि भारत में है उसने इसको कहा कि तुम सीधे जो है कलकत्ता पहुँचो। तो कलकत्ता के बजबज नामक स्थान पे ये जहाज़ उतरती है, और जहाँ पे जो यात्री हैं उनके और जो वहाँ पे पुलिस है उन दोनों के बीच मुठभेड़ हो जाती है, और जिसमें से 18 जो है यात्री मारे जाते हैं और 202 जो है उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई होगी और याद भी हो गया होगा, इससे आने वाले क्वेश्चन जो हैं आप सॉल्व कर सकेंगे। तो ये रहा कामागाटा मारू विवाद। हम देखने वाले हैं लखनऊ पैक्ट। चलिए देखते हैं। लखनऊ पैक्ट क्या था इसको समझ लेते हैं, इसका क्या बैकग्राउंड था इसको जान लेते हैं। तो आप देखेंगे लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। आप देखेंगे कि 1908 ईस्वी में तिलक जो है वो मांडले जेल चले जाते हैं। क्यों जाते हैं, तो उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा था। आपने पीछे पढ़ा था, मैं बोली थी कि ये बाद में पॉइंट मैं बताऊंगी। जब वो केसरी नामक पत्रिका निकालते हैं और जिससे प्रेरित होके चापेकर बंधुओं ने क्या किया था, हत्या कर दी थी। तो इसी के सिलसिले में राजद्रोह का मुकदमा लगता है और 1908 ईस्वी में तिलक को मांडले जेल भेज दिया जाता है। और आप देखेंगे कि 6 साल की इनको सज़ा मिलती है। कितने साल की, तो 6 साल की इनको सज़ा मिलती है। फिर 1914 में जब तिलक रिहा होते हैं तो आप देखेंगे उसी समय अरुंडेल कमीशन आता है। और जब अरुंडेल कमीशन आता है तो तिलक कहते हैं कि हमारे कारण आया, और उदारवादी कहते हैं कि ये हमारे कारण आया। और अरुंडेल कमीशन क्या था इसको जान लीजिए। तो इसके अनुसार आपको शासन क्रमिक रूप से दी जाएगी। अरुंडेल कमीशन ने कहा कि आपको जो शासन है वो क्रमिक रूप से दी जाएगी। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा आप। फिर आप देखेंगे कि 1914 ईस्वी में जब तिलक जो है रिहा हो रहे हैं और गतिविधियां को बढ़ा रहे हैं, तिलक ने क्या की, गतिविधियां बढ़ाई। तो इससे क्या हो रहा है कि पब्लिक सपोर्ट जो है उनको मिल रहा है। तो इस तरह से तिलक कह रहे हैं कि भीड़ अभी भी हमारे साथ है। फिर आप देखेंगे कि तिलक कहते हैं कि गरम दल यानी कि उग्रवादी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि तिलक के पास क्या है, सपोर्ट है, जन समर्थ है, यानी कि भीड़ अभी भी हमारे पक्ष में है। तिलक ऐसा बोल रहे हैं। तो तिलक क्या कह रहे हैं, तिलक कह रहे हैं कि
उग्रवादी यानी कि गरम दल और कांग्रेस क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो किसने कहा है, तो तिलक ने कहा है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा आप। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भीड़ अभी भी उनके पक्ष में है। अब देखेंगे कि उदारवादी जो हैं उनको अब चिंता होने लगी और उन्होंने जो उग्रवादी हैं उनको अपने साथ कर लिया। तो यहीं पे आप देखेंगे कि लखनऊ पैक्ट में 1916 ईस्वी में जो हो रहा है, यहाँ पे उग्रवादी और उदारवादी दोनों मिल जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि लखनऊ पैक्ट क्या था। तो अब उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखेंगे कि लखनऊ पैक्ट जो है 1916 ईस्वी में हो रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो अंबिका चरण मजूमदार। गवर्नर जनरल कौन था उस समय, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये सब बातें ध्यान रखिएगा आप। इसमें आप देखेंगे कि 2 पॉइंट नज़र आते हैं। इसमें क्या होता है कि कांग्रेस में उदारवादियों का प्रवेश हो रहा है। उदारवादी और उग्रवादी कब अलग हुए थे, तो 1907 ईस्वी में। ध्यान है ना आपको, सूरत अधिवेशन जो हुआ था वहाँ पे। अब वो मिल रहे हैं 1916 ईस्वी में। कांग्रेस में उग्रवादियों का प्रवेश हो रहा है और किसके सहयोग से, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से। दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता होता है। कांग्रेस व मुस्लिम लीग में क्या होता है, समझौता होता है, जिसमें तिलक और जिन्ना अब देखेंगे आप स्वशासन। मुस्लिम लीग क्या कर रही है कि राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार कर लिया उन्होंने स्वशासन को। मुस्लिम लीग क्या कर रही है, जो स्वशासन लक्ष्य रखा गया था उसको स्वीकार कर ले रही है। तो इस तरह से सब बातें, इसे ध्यान रखिएगा आप। आगे आप देखेंगे कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता होता है। सेल्फ गवर्नेंस को मुस्लिम लीग ने राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया और कांग्रेस के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, यानी कि जब कांग्रेस को ज़रूरत होगी मुस्लिम लीग को, तब वो मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस की सहायता करेगा। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को सहमति दे दी और यही इसकी सबसे बड़ी गलती हुई। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को सहमति कब दी, तो लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी में। तो ये सब ध्यान रखिएगा और यही सबसे बड़ी उसकी गलती रही। आगे की क्लास में हम होम रूल आंदोलन पढ़ने वाले हैं, तो इसको आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। आपको एक क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हो सके तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर ही करें। मिलते हैं अपने आगे आने वाली अगली क्लास में।